पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो अपने काम से हमेशा खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपने जीवन से संतुष्ट था। श्याम के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। श्याम सेठ मदनलाल के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के पैसे देता था, जिससे श्याम और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ाऊंगी। अर्जुन और पिंकी पिछले 2 दिन से बोल रहे हैं कि उनकी स्कूल की टीचर फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी कहाँ से दूं? जो आप पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी पगार में स्कूल की फीस के लिए पैसे कहाँ से दूं? अजी मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ मदन लाल से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर श्याम काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ मदनलाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने सेठ से 200 रुपए उधार लिए थे, उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। इसलिए तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूँ। हाँ किशन भाई, तुम ठीक कह रहे हो। ये सेठ मदन लाल एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो 2 गुना काम ले लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, मेरे भी पिछली बार सेठ ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी, जब मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, और सेठ मदन लाल ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ मदनलाल इस बार मेरी पूरी पगार दे दे, क्योंकि बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है और घर का राशन भी लाना है। यह कहकर सब अपने काम पर लग जाते हैं और काम खत्म करने के बाद सेठ मदनलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। 1-2 दिन में तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी राशन लाना है और बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी लकड़हारे निराश होकर अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? राधा, अभी पगार नहीं मिला है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना कि बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। इनकी टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर बैठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? बताओ राधा, मैं क्या करूं? ये सेठ जी कभी समय पर पैसे देते ही नहीं है। अब तो हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन बाद सेठ मदनलाल सबको पगार देता है। ये ले किशन, अपने इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 है। मैंने तो इस महीने 3000 तक का काम किया है। काम तो किया है, पर तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम करने के तो काटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम करने के 3000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटा आराम। देख, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये ले 2000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे किशन के पास उन पैसों को लेने की सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। किशन चुपचाप वो पैसे रख लेता है। शाम, ये लो अपने 2500 रुपए। सेठ जी, 2500 क्यों? मैंने तो पूरे 3000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की, ना ही कोई आराम, और मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय लकड़ियों का दाम बाजार में बहुत ही सस्ता हो गया है। इस वजह से तुम्हें भी पगार अभी कम ही मिलेगी, जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ जाता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना।
अब 2,500 में कैसे काम चलाऊंगा? बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है सेठ जी। इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 2,500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे श्याम के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ मदन लाल एक नंबर का लालची इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन जरूर हाय लगेंगी। नहीं किशन, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से हमारा घर चल रहा है। अरे काय का अन्नदाता? काम के तो पूरे पैसे देता नहीं है, और पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 2,000 रुपए। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं किशन? हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? अगर कोई काम खोलना भी चाहे तो हमारे पास इतना पैसा कहाँ है? जो भी हो, ये सेठ मदन लाल ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। जी आ गए आप? कितनी पगार लाए हो? राधा, इस बार सेठ जी ने बस 2,500 रुपए दिए हैं। बस 2,500? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,000 रुपए निकल जाएंगे, फिर 1,500 में क्या क्या करेंगे? अब तुम्हें क्या कहूँ राधा, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, बाकी का मैं देखता हूँ। हाँ जी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं राधा, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था और सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ लकड़ी काटने के बाद मैं कुछ और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी करने के बाद मैं कहीं और भी काम किया करूँगा, जिससे और अधिक आमदनी हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के पास काम करने के बाद और भी कहीं काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर श्याम काम पर निकल जाता है और जैसा कि श्याम ने कहा था, सेठ जी के पास काम करने के बाद कहीं और काम ढूंढने निकल जाता है। श्याम पूरे गांव में जाकर दुकानों पर काम मांगता है, मगर हर जगह से श्याम को निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर श्याम वापस आने लगता है। तभी वो देखता है बहुत सारे भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़े चले आ रहा है। ये देखकर श्याम बहुत डर जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है। फिर उसे गुफा दिखती है और फिर वो गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब श्याम की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, वरना आज तो मैं इन भैंसों के पैरों तले कुचला ही जाता। लेकिन पर मैं ये कहाँ आ गया? श्याम ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है। श्याम उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है और ये टोकरी यहाँ कैसे पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आएगी। श्याम जैसे ही टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से आवाज आती है। रुक जा, इसे छूने की कोशिश मत कर। ये आवाज सुनकर श्याम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और श्याम से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? माफ करना, आप जो भी हो, भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था और उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छुप गया और फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई भी नहीं है तो ये टोकरी किसी की नहीं होगी, तो मैंने इसे छुआ। श्याम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर एक बार जब किसी पर पड़ जाती है तो उसका इतिहास खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप है कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप? मैं एक जिन हूँ और कई सालों से मैं इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में सिर्फ वही इंसान घुस सकता है जिसका मन एकदम पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, तभी तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। अब मुझे आज्ञा दो और तुम अपने घर जाओ। ये टोकरी तुम्हारी सारी जरूरतें और कामनाएं पूरी करेगी। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत श्याम, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है।
क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी नानी कहानी सुनाई करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी किया करती थी। हाँ श्याम, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति बदल सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही चीज ही तुम्हें इस टोकरी में बार बार डालनी होगी। इसके अलावा कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। श्याम टोकरी को लेकर घर आ जाता है। राधा, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला या नहीं? नहीं, अरे राधा, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। श्याम राधा को सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। तो आपके कहने का मतलब है कि हमें इस टोकरी में ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ राधा, हमें सोच समझकर कोई ऐसी चीज डालनी होगी। श्याम थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक उसने राधा को रखने के लिए दी थी। राधा, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगलों में लकड़ियां काटने गया था। मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी, मैंने तुम्हें लाकर दे दी थी। हाँ, दीपो थी। तो तुम वो लकड़ी ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को इस टोकरी में डालेंगे और उस लकड़ी से अपना व्यापार शुरू करेंगे। राधा चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डालती है। वो जैसे ही लकड़ी को टोकरी में डालती है, उसमें बहुत सारी चंदन की लकड़ी आ जाती है। अरे, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसे बेचेंगे तो काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ राधा, कल सुबह बाजार जाकर इन्हें बेच आऊंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल के रख लेंगे। अगले दिन शाम सेठ मदन लाल के पास काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकलता है। वहां शाम ने चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दाम पर बेचा, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने लकड़ियां खरीदी, जिससे शाम को बहुत ही अच्छे पैसे मिले और पैसों को लेकर शाम घर आ जाता है। ये देखो राधा, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो पैसे, इससे तुम बच्चों के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा ठीक है, मैं काम पर जाता हूँ। अजी, अब तो ये जादुई टोकरी है, तो आपको सेठ मदन लाल के पास काम पर जाने की क्या जरूरत है? हाँ राधा, मैं सेठ मदन लाल के यहाँ काम पर नहीं जा रहा। मैं तो वहाँ जो लकड़हारे हैं जो काम कर रहे हैं, मैं तो उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ मदन लाल से मेरे साथ साथ वो सब लकड़हारे भी परेशान थे। इसलिए मेरा भला हो रहा है, तो क्यों ना मैं उन सभी का भला करूं। वो सभी ईमानदार लकड़हारे हैं, वो सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर मदन लाल ने उन्हें उनकी मेहनत के पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उन लोगों को शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे तो हम सब बहुत ही जल्दी तरक्की हासिल कर लेंगे।